नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग में 2500 खाली पदों को जल्दी भरने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि बीडीओ के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हो चुकी है। मौर्य ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के पालन पर जोर दिया और अधिकारियों से कहा कि जिन पदों के लिए अध्याचन भेजना बाकी है उसे तत्काल भेजें। इसके अलावा चौपालों के आयोजन को और प्रभावी बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश भी दिए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत समारोह 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे आयोजित होगा। इस समारोह में 10 मेधावियों को 35 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, जिसमें टुम्पा राय को 7 गोल्ड मेडल मिलेगा। कुल 13,733 विद्यार्थियों की उपाधियां ऑनलाइन होंगी, जिनमें 8,305 शास्त्री और 4,473 आचार्य शामिल हैं। 46 संस्कृत स्कॉलर्स को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे होंगे, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अध्यक्षता करेंगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में स्थित 517 जनजातीय बहुल गांवों का बहुआयामी विकास प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत किया जाएगा। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को इस योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना से 51,000 से अधिक जनजातीय परिवारों और 3 लाख से ज्यादा जनजातीय समुदाय के लोगों को लाभ मिलेगा। चयनित गांवों में आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, मेडिकल यूनिट, कौशल विकास केंद्र आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 27 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना के लिए मंथन शिविर आयोजित किए जाएंगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण, जो कि 25 से 29 सितंबर 2024 तक चलेगा, उसका आज नोएडा में शुभारंभ हुआ, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर सीएम ने मेक इन इंडिया के 10 वर्षों की उपलब्धियों को सराहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पहल भारत का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी दिन लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां सीएम ने उनके योगदान को याद किया। जीआईसी सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के तहत चयनित 435 शिक्षकों की तैनाती अभी तक नहीं की गई है। 14 महीने बीतने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 जून 2023 को परिणाम घोषित किया था और जुलाई में अभिलेख सत्यापन कराया गया। चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय से लेकर लखनऊ तक दौड़ रहे हैं, लेकिन शासन से ऑनलाइन तैनाती का प्रस्ताव अभी भी मंजूरी के लिए फंसा है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द तैनाती नहीं हुई तो वे प्रदर्शन और आमरण अनशन करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजनाओं के बचे हुए कामों को पूरा कराने का रास्ता अब साफ हो गया है। शासन ने नगर निगमों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द टेंडर की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि केंद्र सरकार द्वारा दी गई 31 मार्च 2025 की मोहलत के भीतर सभी काम पूरे हो सके। 10 उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर और बरेली स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं। अब तक 6,718.71 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और शेष कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आदेश दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार ने धान क्रय नीति को मंजूरी देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति कुंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 117 रुपए अधिक है। खाद्य एवं रसद विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंगलवार को 22 सर्कुलेशन मंजूरी दी। पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, झांसी और हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर में धान खरीद की अवधि 1 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक होगी। ये निर्णय किसानों को बेहतर समर्थन प्रदान करेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। प्रदेश सरकार ने बेहतर शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश पालिका सेवा संवर्ग का पुनर्गठन किया है। इस पुनर्गठन के तहत निकायों में केंद्रीय कर्मियों के पद 3085 से बढ़कर 6686 हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। निकायों में कोडर पुनर्गठन के आधार पर जल्द ही 3601 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 2017 में निकायों की संख्या 632 थी, जो अब बढ़कर 762 हो गई है, जिसमें नए नगर निगम और नगर पंचायत शामिल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अब अपनी बसों को रेलवे व्यवस्था की तरह संचालित करेगा।
इलेक्ट्रिक टिकट इशुइंग मशीन में समय शेड्यूल और स्टॉपेज के पॉइंट फीड किए जा रहे हैं, जिससे यात्री मोबाइल ऐप के जरिए बसों का स्टॉपेज और आने जाने का समय जान सकेगा। इस नई व्यवस्था से न केवल यात्रियों को बसों के समय की जानकारी मिलेगी, बल्कि परिवहन निगम की आय भी बढ़ेगी। अब सरकारी बसों की लाइव लोकेशन भी यात्रियों को उनके मोबाइल पर उपलब्ध होगी, जो पहले केवल प्राइवेट बसों में ही उपलब्ध थी। इसी के साथ बढ़ते अपनी आखिरी खबर की ओर। सितंबर का आखिरी सप्ताह मूक बधिर समुदाय के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य साइन लैंग्वेज की पहचान और उपयोग को बढ़ावा देना है। 1951 में विश्व मूक बधिर संघ की स्थापना के दिन को याद करते हुए ये सप्ताह उनके अधिकारों का सम्मान करने का प्रयास है। आगरा में 350 मूक बधिर बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा के लिए साइन लैंग्वेज आवश्यक है। सरकार को इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर बेहतर योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।